रतन बाबू ने ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर पांव रखते ही चैन की सांस ली। अच्छी खासी चहल पहल थी स्टेशन पर। एक शीरीष वृक्ष अपनी लंबी गर्दन उठाकर स्टेशन के मुख्य कार्यालय के पीछे से झांक रहा था। इसकी हरी पत्तियों के बीच एक लाल निशान था, जहां एक पतंग एक शाखा से अटकी हुई थी। आसपास मौजूद लोगों में व्यस्तता का कोई संकेत नहीं था। हवा में मिट्टी की एक सुखद महक थी। कुल मिलाकर रतन बाबू को वातावरण मोहक लग रहा था। उसके पास बस एक छोटा सा बिस्तरबंद और चमड़े का एक सूटकेस था, इसलिए उसे कुली की भी जरूरत नहीं थी। उसने दोनों हाथों से अपना सामान उठाया और बाहर चल दिया। बाहर निकलते ही उसे एक साइकिल रिक्शा मिल गया। किधर जाएंगे सर? धारियों वाला जांघिया पहने उस जवान रिक्शा चालक ने पूछा। क्या तुम्हें न्यू महामाया होटल मालूम है? रतन बाबू ने पूछा। रिक्शा चालक सिर हिलाकर बोला, बैठिए ना सर। रतन बाबू को घूमने फिरने का बहुत शौक था। जब कभी अवसर मिलता वह कलकत्ता से बाहर चले जाते। हालांकि ऐसा कम ही होता था। रतन बाबू एक नियमित नौकरी में थे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कलकत्ता कार्यालय में वह पिछले 24 साल से क्लर्की कर रहे थे। वह अपनी छुट्टियां बचाकर रखते थे और उन्हें पूजा अवकाश के साथ जोड़कर साल में एक लंबे माह का अवकाश बना देते थे और फिर अकेले ही जिधर जी चाहा भ्रमणार्थ चल देते थे। वह कभी किसी को साथ नहीं ले जाते थे और न ही यह विचार कभी उनके मन आया। एक समय था जब रतन बाबू ने किसी के साथ की जरूरत महसूस की थी। वास्तव में इस बारे में एक बार उन्होंने केशव बाबू से बात भी की थी, जो ऑफिस में उनके साथ वाले डेस्क पर ही बैठते थे। यह छुट्टियों से कुछ दिन पहले की बात है और रतन बाबू अभी अपने भ्रमण का कार्यक्रम बना ही रहे थे। आप भी बहुत कुछ मेरे जैसे ही आत्मनिर्भर और घूमने के शौकीन हैं, रतन बाबू ने कहा था। इस बार क्यों ना हम एक साथ किसी जगह चलें? केशव बाबू ने अपना पेन कान के पीछे अटका लिया, अपनी हथेलियों को जोड़ा और एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी और मेरी पसंद एक जैसी है। तुम जानते हो, तुम ऐसी जगह जाते हो जहां का नाम भी किसी ने नहीं सुना है, जहां देखने लायक कुछ नहीं होता है, ना ठहरने की अच्छी जगह होती है, ना खाना खाने के लिए अच्छे होटल। नहीं सर, मैं तो हरिनामी जाने वाला हूं और अपने बहनोई के यहां भी जाऊंगा। समय गुजरने के साथ साथ रतन बाबू समझ चुके थे कि वस्तुतः कोई ऐसा नहीं है जो उनसे पूर्णतया सहमत हो। उनकी पसंद और नापसंद औसत आदमी की पसंद नापसंद से बिल्कुल अलग है। अतः किसी उपयुक्त साथी को खोजने की आशा छोड़ देना ही सबसे ठीक है। निसंदेह रतन बाबू की खासियतें असाधारण किस्म की थीं। केशव बाबू का कहना बिल्कुल सही था। रतन बाबू को कभी वो स्थान पसंद नहीं आते थे जहां लोग आम तौर पर छुट्टियां मनाने जाया करते हैं। ठीक है, वह कहते, पुरी में समुद्र है और जगन्नाथ मंदिर है। आप दार्जिलिंग से कंचनजंगा देख सकते हैं और हजारीबाग में पहाड़ियों तथा जंगल हैं और रांची में हुद्रू जलप्रपात। तो क्या आपने इनके बारे में तफसील से इतनी बार सुना है कि आपको ऐसा ही लगता है जैसे कि आपने इन्हें खुद देखा हो। रतन बाबू किसी ऐसे छोटे शहर की खोज में थे जहां एक रेल स्टेशन हो और ज्यादा दूरी पर न हो। हर साल वह छुट्टियों से पहले टाइम टेबल खोलते, ऐसा कोई शहर तलाशते और फिर उधर चल लेते। कोई भी यह जानने की परवाह नहीं करता था कि वह कहां जा रहे हैं और न वह खुद किसी को बताते। वास्तव में ऐसे भी अवसर आए हैं उनकी जिंदगी में जब रतन बाबू ने उन स्थानों को चुना जिनके बारे में उन्होंने कभी सुना तक नहीं था, और जब कभी उनका वहां जाना हुआ उन्होंने ऐसी चीजों को ढूंढ निकाला जो उन्हें खुशी देती थी। दूसरों को ये चीजें तुच्छ लग सकती हैं, जैसे कि राजा भतखोआ में वह पुराना अंजीर वृक्ष जो कुल नारियल वृक्ष के चारों तरफ लिपटा हुआ था, या महाराजागंज में नील फैक्ट्री के अवशेष,
या मोइना में मिठाई की एक दुकान पे बिकने वाली स्वादिष्ट दाल बर्फी। इस बार रतन बाबू ने टाटा नगर से 15 मील दूर शीनी नामक एक कस्बे में जाने का फैसला लिया था। शीनी का नाम रतन बाबू ने टाइम टेबल से नहीं उठाया था। शीनी के बारे में उनके एक सहकर्मी मुकुल मित्र ने उन्हें बताया था। न्यू महामाया होटल में ठहरने का सुझाव भी उन्होंने ही दिया था। रतन बाबू की दृष्टि में होटल काफी अच्छा था। कमरा बड़ा तो नहीं था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कमरे के पूर्व और दक्षिण की ओर खिड़कियां थी, जिनसे बाहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता था। नौकर पांचा मीठे स्वभाव का मिलनसार लड़का था। रतन बाबू को पूरे साल हर दिन 2 बार कुनकुने पानी में नहाने की आदत थी, और पांचा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इस बारे में उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। खाना जैसा भी पकता था, रतन बाबू को उससे कोई तकलीफ नहीं थी। खाने को लेकर वह तुनक मिजाज नहीं थे। वह एक ही बात पर जोर देते थे, चावल के साथ उन्हें झोल मात चाहिए था और चपातियों के साथ दाल और सब्जी। रतन बाबू ने होटल में दाखिल होते ही पांचा को यह बता दिया था, और पांचा ने यह सूचना होटल के मैनेजर तक पहुंचा दी थी। रतन बाबू को किसी भी नई जगह पहुंचने पर दोपहर को सैर के निकलने की आदत थी। शीनी में यह पहला दिन कोई अपवाद कैसे हो सकता था। रतन बाबू ने पांचा द्वारा लाई गई चाय झटपट पीकर खत्म की और फिर सैर के लिए बाहर निकल पड़े। कुछ मिनट चलने के बाद ही उन्होंने खुद को एक खुले इलाके में पाया। मैदान उबड़ खाबड़ था और रास्ते आड़े तिरछे। रतन बाबू ने यूं ही एक रास्ता पकड़ा और चल दिए। करीब आधा घंटा चलने के बाद उन्हें एक रमणीय स्थान मिल गया। यह एक तालाब था, नील कमल से भरा हुआ। तालाब के चारों ओर विविध प्रकार के पक्षी उड़ रहे थे। उनमें से कुछ पक्षियों को रतन बाबू ने पहचान लिया, जैसे कि सारस, कुनाल, राम चिरैया और नीलकंठ। शेष पक्षी पहचान के नहीं थे। रतन बाबू हर दिन सारी दोपहरी इसी तालाब के किनारे बैठकर काट सकते थे, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने कुछ नया खोजने के उद्देश्य से दूसरा रास्ता पकड़ लिया। करीब 1 मील चलने पर उन्हें रुकना पड़ गया, क्योंकि बकरियों के एक झुंड उनका रास्ता काट रहा था। सड़क खाली होते ही वह आगे चले और करीब 5 मिनट बाद उन्हें लकड़ी का एक पुल दिखाई दिया। वह जाकर पुल के ऊपर खड़े हो गए। पूर्व की तरफ रेलवे स्टेशन था, पश्चिम की तरफ समानांतर पटरियां नजर आ रही थी। कैसा हो यदि कोई ट्रेन अचानक आ जाए और घड़घड़ाती हुई नीचे से निकल जाए। यह बात सोचकर ही रतन बाबू रोमांचित हो उठे। चूंकि उनकी आंखें नीचे रेल पटरी पर लगी हुई थी, वह देख नहीं पाए कि एक और आदमी आकर उनकी बगल में खड़ा हो गया है। रतन बाबू ने मुड़कर देखा और कुछ चौंक से गए। उस अजनबी ने धोती और कमीज पहनी हुई थी और कंधे पर गहरे पीले बादामी रंग का शॉल डाला हुआ था। उसने बायफोकल चश्मा पहना हुआ था और उसके पैरों में भूरे रंग के कैनवस के जूते थे। रतन बाबू को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इस आदमी को पहले कहां देखा था? क्या वह कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा था? मछोला कद, मध्यम रंग रूप, आंखों में गहरी सोच का भाव। उसकी उम्र क्या होगी? 50 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं। अजनबी मुस्कुराया और अपने हाथ जोड़कर उसने नमस्कार किया। रतन बाबू भी बदले में नमस्कार करने वाले थे कि तभी उनके मन में अचानक यह बात कौंध गई थी कि उसे देखकर उन्हें कुछ विचित्रता का एहसास क्यों हो रहा है।